हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट नंबर 4 ऑफ आवर 10+2 लेक्चरर सोशियोलॉजी टेस्ट सीरीज़। ये जो टेस्ट है और इसके जो क्वेश्चंस है बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हैं। शायद ही आपने इससे पहले इन क्वेश्चंस के बारे में सुना होगा। सो आई वेलकम यू टू सोशियोलॉजिक एट विंग सेकुडान, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल सोशियोलॉजी रिलेटेड कंसर्न्स। ये जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, टोटल हमारे 22 टेस्ट्स है इसमें, जिसमें कि 16 सेक्शनल टेस्ट्स हैं और इसका जो 4th सेक्शनल टेस्ट है वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और लास्ट में आपको मिलेंगे 6 फुल लेंथ टेस्ट्स, और क्या पता अगर एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो जाए तो हम और भी आपको 3-4 एडिशनल टेस्ट्स देंगे, ठीक है। सो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर टेस्ट सीरीज़ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर लेक्चर सीरीज़। आप रजिस्टर कीजिए, बहुत ही फ्रूटफुल है। So let's get started with our test discussion. Question number 1 of our test sectional test number 4: who developed a dramaturgical approach to social interaction? ठीक है, आप साथ साथ में पॉज कीजिए, अपने जो आंसर्स है वो मिलाइए, फिर उसके बाद लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपके कितने आंसर सही हुए। So, dramaturgical approach in social interaction. Who coined this term? Dramaturgical approach in social interaction, या जिसको हम बोलते हैं dramaturgical sociology. George Herbert Mead, he was a symbolic interactionist. No. Harold Garfinkel, ethnomethodology. No. Alfred Schutz, phenomenology. So no, this is not the right answer. The right answer is Erving Goffman, an American sociologist and interactionist. ठीक है, so he developed the dramaturgical approach in social interaction. आपको इसी तरह जो आपके रियल एग्जाम है उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। According to Goffman's theory, what is front stage? फ्रंट मतलब सामने वाला स्टेज। तो यहाँ पे ये फ्रंट बैक जो है ये फिजिकल सेंस में नहीं है, इट इज़ इन सोशल सेंस। तो फ्रंट मतलब जब आप पब्लिक के साथ डील कर रहे होंगे, ठीक है, व्हेन यू आर इन पब्लिक सोशल सेटिंग्स। सो सी इज़ द राइट आंसर। सो प्राइवेटली इसको बोलते हैं बैक स्टेज। व्हेन अलोन में कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं होती है। इन सबकॉन्शियस ये तो हो गई फिर साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट। दिस इज नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर इज सी, दैट इज इन पब्लिक सोशल सेटिंग्स। तीसरा कॉन्सेप्ट, एक तो फ्रंट स्टेज हो गया, एक बैक स्टेज हो गया। बैक स्टेज इज इन प्राइवेट, तो इसको हम बोलेंगे बैक स्टेज। प्राइवेटली मीन्स बैक स्टेज। और एक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इरविंग गॉफमैन, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रेशन मैनेजमेंट। अपना इम्प्रेशन जमाए रखना, रेफर्स टू मीडिया मैनिपुलेशन नहीं, एक्टिंग टू कंट्रोल हाउ अदर्स परसीव अस, इमोशनल रिप्रेशन, एडवर्टाइजिंग बिहेवियर नहीं, इट इज़ एक्टिंग टू कंट्रोल हाउ अदर्स परसीव अस। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए, इसीलिए हम अपने इम्प्रेशन को मैनेज करते हैं। मतलब लोगों के सामने हम अपनी पर्सनैलिटी को मैनिपुलेट करते हैं, इस तरह से दिखाते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे। सो वी एक्ट इन फ्रंट ऑफ अदर्स टू कंट्रोल हाउ अदर्स परसीव अस। लोगों के सामने अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए हम अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। उस टेक्निक को बोलते हैं इम्प्रेशन मैनेजमेंट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, बिलीव मी, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब 4th क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के बारे में। सिंबल्स के थ्रू जो हम इंटरैक्ट करते हैं, जॉर्ज हर्बर्ट मीड साहब इसके प्रोपाउंडर थे, फिर असल में इसको डेवलप किया उसके स्टूडेंट हर्बर्ट ब्लूमर ने। वो सारी चीज़ें हम अपने लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस कर रखी हैं। सो यू कैन रजिस्टर टू आवर लेक्चर सीरीज़ अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं। सो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म इज़ नॉट एसोसिएटेड विद पावर स्ट्रक्चर, ये तो नहीं है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं, वो तो इकोनॉमिक्स हो गई। शेयर्ड मीनिंग्स एंड सिंबल्स, दिस इज़ ट्रू। जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक ट्रेड्स, ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन के साथ डील हो सकती है, एंथ्रोपोलॉजी में हो सकती है। लेकिन सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म जो है
ये हो गया शेयर्ड मीनिंग्स और सिंबल्स के थ्रू जो हम इंटरैक्ट आपस में करते हैं। मैंने पढ़ा है आपको सिग्निफिकेंट सिंबल्स जिनको बोलते हैं। लैंग्वेज इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट सिंबल। सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारे क्वेश्चंस जो है एकदम नॉर्मल लग रहे होंगे। दे विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं उसका कॉन्सेप्ट जो है वो है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। तो आप हमें बताइए कि लुकिंग ग्लास सेल्फ का कॉन्सेप्ट किसका है। लुकिंग ग्लास सेल्फ का मतलब है जैसे हम मिरर में खुद को देखते हैं इसी तरह हम खुद से डिटैच होके अपने आप को वापस देखते हैं। दैट मीन्स वी आर ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट एट द सेम टाइम। सब्जेक्ट हो गया जो किसी को देखता है, ऑब्जेक्ट हो गया जिसको देखा जाता है। तो रिसर्चर जो है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो एज ए सब्जेक्ट होते हैं। जैसे हम हैं किसी बंदे को देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम खुद ही खुद को देखें सो हम सब्जेक्ट भी हैं और ऑब्जेक्ट भी हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ। ये इरविंग गॉफमैन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं, उसका ड्रामाटर्जी है। पार्सन्स का हो गया सिस्टम अप्रोच, बिल्कुल भी नहीं है। मैक्स वेबर इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी, आइडियल टाइप्स, फ्रस्टीन, ठीक है, इलेक्टिव एफिनिटी, ब्यूरोक्रेसी, अथॉरिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैक्स वेबर के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन जो लुकिंग ग्लास सेल्फ है ये कॉन्सेप्ट है C.H. कूली का, चार्ल्स हटन कूली। 6th क्वेश्चन, विच थिंकर लेड द ग्राउंड वर्क फॉर सिंबॉलिक इंटरैक्शंस। सो ग्राउंड वर्क जो है वो अभी मैंने बताया आपको, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने डाली। उसके बाद इसको डेवलप किया किसने? उसके स्टूडेंट हर्बर्ट ब्लूमर ने। 7th क्वेश्चन, इन ड्रामाटर्जी द बैक स्टेजेस वेर इंडिविजुअल्स। तो अभी ऊपर पूछा था फ्रंट, अब पूछ रहा है बैक। सो व्हाट इज बैक? परफॉर्म फॉर एन ऑडियंस, बिल्कुल भी नहीं। परफॉर्म और हाइड फ्रॉम पब्लिक व्यू, चैलेंज अथॉरिटी, ये तो बिल्कुल भी नहीं, अथॉरिटी का इधर कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्ट विदाउट एजेंसी, तो एजेंसी वगैरह जो है ये स्ट्रक्चरेशन एंथनी गिडन्स के साथ आता है, ठीक है। सो या इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी में भी एक्शन, एजेंसी, ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन हम ड्रामाटर्जी पढ़ रहे हैं। परफॉर्म फॉर एन ऑडियंस, जब आप ऑडियंस के लिए परफॉर्म करोगे, ये तो हो गया वो ड्रामा। कौन सा ड्रामा? जो टीवी में आता है। यहाँ पे ड्रामाटर्जी है कि सोसाइटी को, सोशल इंटरेक्शंस को हम एक थिएटर की तरह देखते हैं। दैट अप्रोच इज कॉल्ड ड्रामाटर्जी ऑफ इरविंग गॉफमैन। सो एक्चुअली बैक स्टेज मीन्स प्राइवेट। अब इसमें देखो प्राइवेट जो है किस ऑप्शन के साथ सिनोनिमस है? इट इज़ प्रिपेयर और हाइड फ्रॉम पब्लिक व्यू। हम पब्लिक व्यू से हट के होते हैं। सो व्हेन यू हाइड फ्रॉम द पब्लिक व्यू, दैट मीन्स यू आर एक्टिंग इन ए प्राइवेट मैनर, आप प्राइवेटली एक्ट कर रहे हो। सो प्राइवेट जो है इट इज़ मोर रिलेटेड टू प्रिपेयर और हाइड फ्रॉम पब्लिक व्यू। तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने अपने लॉजिक को यूज़ करके वो नैक ऑफ MCQ सॉल्विंग जो है वो डेवलप करनी है। हमें पता था फ्रंट हो गया पब्लिक, बैक हो गया प्राइवेट, लेकिन प्राइवेट नाम कहीं पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर और हाइड फ्रॉम पब्लिक व्यू। सो यू आर हाइडिंग फ्रॉम द पब्लिक व्यू, दैट मीन्स यू आर गोइंग प्राइवेट। सो दैट इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन, द सेल्फ इन इंटरैक्शनिज्म इज सीन एज। ये सेल्फ क्या बला है? इंटरैक्शनिज्म में सेल्फ क्या है? ए फिक्स्ड एंटिटी, फिक्स्ड तो नहीं है, सेल्फ डेवलप होता है, सेल्फ इवॉल्व होता है, ठीक है। वो सेल्फ जो है ना, सेल्फ का कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। जब आप खुद को ऑब्जेक्ट भी ट्रीट करोगे, सब्जेक्ट भी ट्रीट करोगे, तो सेल्फ एंड लुकिंग ग्लास सेल्फ, दीज आर कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एंड आउटकम ऑफ जेनेटिक मेकअप नहीं, सेल्फ सोशल इंटरेक्शन में डेवलप होता है, बच्चे के अंदर नहीं होता है, बड़ों में होता है। तो जेनेटिक मेकअप का कोई लेना देना नहीं है। डिटरमिन्ड बाय क्लास, क्लास मीन्स रिलेटेड टू फोर्स ऑफ प्रोडक्शन या मार्केट एक्सचेंज, ठीक है, मार्केट सिचुएशन, अथॉरिटी के साथ क्लास है। सेल्फ का इन चीज़ों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सो सेल्फ इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू सोशल इंटरैक्शन, इसीलिए तो है ना सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, सेल्फ गेट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। सो सेल्फ जो है इट इज़ मोर एसोसिएटेड विथ सोशल इंटरैक्शन, ठीक है।
मीट्स जनरलाइज्ड अदर्स मीन्स, अब ये जनरलाइज्ड अदर्स कौन से? जनरलाइज्ड अदर्स मीन्स टेकिंग द जनरल व्यू ऑफ सोसाइटी, नॉट योर नियर्स एंड डियर्स। नियर्स और डियर्स के बारे में व्यू नहीं रखनी है, जनरल सोसाइटी के बारे में व्यू रखनी है, ठीक है। सो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, दिस इज़ व्हाट वी कॉल जनरलाइज अदर्स। आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचेंगे, दैट इज़ व्हाट वी कॉल सिग्निफिकेंट अदर्स। तो डी फैमिली यूनिट ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम वापस आएंगे। मीड जनरलाइज अदर्स जो है कि सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है। आप देखो इन तीन में से सबसे क्लोजली कौन सा ऑप्शन इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है। सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस इंटरनलाइज, ये देखिए बी इज द राइट आंसर। सो 9th क्वेश्चन का बी इज द राइट आंसर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से आपको इस कॉन्सेप्ट पे, यानी ये जो कॉन्सेप्ट था, ये 15 या 20 क्वेश्चन होंगे इस पे। ये सारे सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, ड्रामाटर्जी, इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव में पूछे हैं। ये देखिए ना, गॉफमैन्स कॉन्सेप्ट ऑफ फेस। अब फेस का मतलब क्या है? ये वो फेस नहीं है, फिजिकल फेस नहीं है। फेस मतलब लोगों के बीच में आपकी इमेज कैसी है। सो द राइट आंसर इज सोशल प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन। तो इसी तरह से मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं जब मैंने अपने लेक्चर सीरीज में ये टॉपिक डिस्कस किया था। ड्रामाटर्जी बिलोंग्स टू, फेमिनिस्ट तो नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म नहीं है, हम पढ़ रहे हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। सो ड्रामाटर्जी इज द ब्रांच ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। फेस सेविंग, अब देखो कॉन्सेप्ट, फेस का मतलब अगर है सोशल प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन, आपका सोशल स्टेटस, आपकी इमेज, सोशल इमेज कैसी है। अगर वो कभी कभार खराब हो जाए तो उसको बचाना भी है, ठीक है। इसीलिए फेस सेविंग बिहेवियर जो है, अगर फेस ड्रामाटर्जी का कॉन्सेप्ट है, ऊपर देखो गॉफमैन्स कॉन्सेप्ट ऑफ फेस, गॉफमैन ने कॉन्सेप्ट दिया है फेस का। अब फेस सेविंग फिर किसके रिलेटेड होगा? ये भी तो गॉफमैन के रिलेटेड होगा। और गॉफमैन ने कौन सा अप्रोच दिया है? गॉफमैन्स ड्रामाटर्जिकल अप्रोच। यानी दीज टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 12, दीज आर कोरलरीज टू ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं कोरली। कोलरी। So these two questions, question number 10 and question number 12, these are corollary to each other, ठीक है, जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो मीड का आई वाला कॉन्सेप्ट जो है, आई इज द सेवेज सेल्फ। मीड बोलता है कि पर्सनालिटी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आई, एक होता है मी। मी वो होता है जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की कोशिश करता है, एंड आई जो है ये स्पॉन्टेनियस क्रिएटिव पार्ट ऑफ सेल्फ होता है, ठीक है। सो ऐसे हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। सोशल लाइफ एज ए थिएटर, तो ड्रामाटर्जी में बोलते हैं कि सोशल लाइफ एक थिएटर जैसा है। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म इज़ प्राइमरली कंसर्न विद, सो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, आप देखिए इनमें से सबसे क्लोज आंसर कौन सा है? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो नहीं है, मैक्रो नहीं है, माइक्रो व्यू है, ठीक है। सो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म इज अ माइक्रो व्यू। सो डेली लाइफ एंड मीनिंग मेकिंग, जहाँ पे मीनिंग आएगा ना, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, पीपल इंटरैक्ट बेस्ड अपॉन द मीनिंग्स दे गिव टू द स्टिमुलस। जो लोगों को बाहर से कोई वर्ड मिलता है, कोई जेस्चर मिलता है, कोई सिंबल मिलता है, उसको मीनिंग दे के वो इंटरैक्ट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। सो इट डील्स विद डेली लाइफ एंड मीनिंग मेकिंग। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है फेनोमेनोलॉजी को लेके। फेनोमेनोलॉजी वाज अडेप्टेड टू सोशियोलॉजी बाय, किसने? अभी ऊपर मैंने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया, इट वाज एल्फ्रेड शूट्स। एंथनी गिडन स्ट्रक्चरेशन, सिलेबस पढ़ लेना। मिचेल फूको, डिस्कोर्स पावर नॉलेज। अमील दरखाइम, सोशल फैक्ट्स एटसेट्रा, ठीक है। लाइफ वर्ल्ड इन फेनोमेनोलॉजी रेफर्स टू, लाइफ वर्ल्ड का मतलब क्या है? कि लाइफ वर्ल्ड मतलब जो हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी है, रूटीन लाइफ, ठीक है। अब इन चार में देखो रूटीन लाइफ किसके साथ सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है?
Political ideology is not routine life. Media influence is not routine life. Social stratification is not routine life. So then what is the right answer? Right answer is B, that is एवरीडे एक्सपीरियंस एज टेकन फॉर ग्रांटेड। तो इसी तरह मैंने जो ये कॉन्सेप्ट है लाइफ वर्ल्ड का मैंने सिंपल बता दिया बच्चों को कि इसका मतलब है आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, आपकी रूटीन लाइफ। रोज़मर्रा मतलब एवरीडे, आपकी रूटीन एक्सपीरियंस एज टेकन फॉर ग्रांटेड। टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब कि रूटीन है, चलता रहता है, सो यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। रोज़मर्रा ज़िंदगी मतलब एवरीडे एक्सपीरियंस। सो ये जो मैंने आपको इन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग दी है ड्यूरिंग द लेक्चर सीरीज, वो यहाँ पे बहुत काम आ रही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेनोमेनोलॉजी फोकसेस ऑन। फेनोमेनोलॉजी किन चीज़ों पे फोकस करती है? अब सुनिए, फेनोमेनोलॉजी जो है ये एक इंटरैक्शनिस्ट अप्रोच है। ठीक है, माइक्रो सोशियोलॉजी है तो ऑब्जेक्ट फैक्ट्स के साथ तो बिल्कुल भी डील नहीं करेगी। ऑब्जेक्ट फैक्ट्स के साथ डील करती है पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज। अनकॉन्शियस ड्राइव्स मतलब आप कॉन्शियस नहीं हैं, मतलब आपको पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। फेनोमेनोलॉजी जो है, फेनोमेना एक है, फेनोमेना दूसरा है लॉजी, मतलब जो एवरीडे फेनोमेना है उसको पढ़ना है। सो एवरीडे फेनोमेना जो है वो अनकॉन्शियस कभी नहीं हो सकती है, दे आर कॉन्शियस। क्लास कॉन्फ्लिक्ट ये तो हो गया काम किसका, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का या मार्क्सिस्ट थ्योरी का। फेनोमेनोलॉजी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। सो द रियल आंसर इज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, यानी जो लोग सोचते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। ठीक है, सो हाउ पीपल क्रिएट नॉलेज, हाउ नॉलेज इज कम्युनिकेटेड, इस चीज़ को हम बोलते हैं यहाँ पे फेनोमेनोलॉजी। सो फेनोमेनोलॉजी स्टडीज हाउ पीपल परसीव एंड गिव मीनिंग टू लाइफ, परसीव एंड गिव मीनिंग टू लाइफ। सो परसीविंग को बोलते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, गिविंग मीनिंग टू लाइफ मीन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। लोग क्या सोचते हैं, सब्जेक्टिव मीन्स थिंकिंग। ठीक है, इसी तरह 19th क्वेश्चन देखिए, शूट्स आइडिया ऑफ टिपिफिकेशन। व्हाट इज टिपिफिकेशन? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शूट साहब का कि व्हाट इज टिपिफिकेशन। टिपिफिकेशन सिंपली मीन्स कि जो भी नॉलेज सोसाइटी में है हम इसको जो है कैटेगराइज करते हैं। जो भी हमारी डेली एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं। सो टिपिफिकेशन जो है ये एसोसिएटेड है शूट्स के साथ। अगर शूट्स के साथ एसोसिएटेड है, शूट्स जो है ये है फेनोमेनोलॉजिस्ट। तो लीगल का इधर क्या काम है, वो है फेनोमेनोलॉजिस्ट। तो इकोनॉमिक का क्या काम है, ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी जो है इसके साथ डील करता है मैक्स वेबर, विंसेंट डिगोर्नी। ठीक है, सो द राइट आंसर इज कॉमन सेंस कैटेगराइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। तो याद रखो जो अभी तक ये क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ इसमें एक टिप है, एक तोड़का है, एक तिगड़म है, उसको बोलते हैं पिक द ऑड वन आउट। आप ऑड वन आउट करो, आपका आंसर निकल के आ जाता है। शूट्स का पता है कि टिपिफिकेशन है, ठीक है। अब टिपिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल आपको पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना कि शूट्स जो है एक फेनोमेनोलॉजिस्ट है। तो फेनोमेनोलॉजिस्ट किसके साथ डील करता है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, तभी तो ऊपर पढ़ा। सो लीगल कैटेगराइजेशन नहीं हो सकती है, इकोनॉमिक मॉडलिंग नहीं हो सकती, ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी नहीं हो सकती है। टिपिफिकेशन सिंपली मीन्स कॉमन सेंस कैटेगराइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। कॉमन सेंस कैसे एक्सपीरियंसेस को कैटेगराइज करता है, जो आपको डेली लाइफ में जो भी आपकी एक्सपीरियंसेस है आप बोलते हो कि ये वाली चीज़ें सही है, ये वाली चीज़ें गलत है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन सेंस कैटेगराइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटर सब्जेक्टिविटी मीन। व्हाट डज इंटर सब्जेक्टिविटी मीन। इंटर मीन्स बिटवीन, सब्जेक्टिविटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, बिल्कुल। सो पर्सनल प्राइवेसी, पर्सनल प्राइवेसी मतलब इट इज़ प्राइवेट टू एन इंडिविजुअल, लेकिन यहाँ पे इंटर है, इंटर का मतलब है बिटवीन, मतलब ये इंटर सब्जेक्टिविटी इट इज़ बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे बोल रहा है पर्सनल प्राइवेसी, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है।
ये तो एक ही इंडिविजुअल है, पर्सनल प्राइवेसी मीन्स एन इंडिविजुअल, लेकिन यहाँ पे इट इज बिटवीन द इंडिविजुअल्स। कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस तो नहीं हो सकता है क्योंकि सब्जेक्टिविटी इज समथिंग विच इज कॉन्शियस, अभी ऊपर पढ़ाया मैंने आपको। इंटरनलाइज नॉर्म्स, आप नॉर्म्स को इंटरनलाइज करते हो, नॉर्म्स को अपने अंदर एंट्रेंच करते हो, ठीक है। सो ये तो होगी सोशलाइजेशन, ठीक है। इसको इंटरसब्जेक्टिविटी नहीं बोलते। इंटरसब्जेक्टिविटी सिंपली मीन्स शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स के बिटवीन इज द की टर्म, जहां पे बिटवीन दिखेगा ना, इंटर मीन्स बिटवीन, इंट्रा मीन्स विद इन, इंट्रा मीन्स विद इन, इंटर मीन्स बिटवीन। सो द राइट आंसर इज सी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से बड़े क्वेश्चन इसमें ये देखो, क्वेश्चन नंबर 22, इपक इन फेनोमेनोलॉजी मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। इपक का मतलब क्या है? ये जो है देखो, टिपिफिकेशन, अभी ऊपर टिपिफिकेशन पढ़ा हमने, फेनोमेनोलॉजी का दूसरा कॉन्सेप्ट है इपक। सो टिपिफिकेशन इज समथिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड इपक इज समथिंग डिफरेंट। सो टिपिफिकेशन तो नहीं हो सकता है, सो दिस इज नॉट राइट आंसर। अब इपक अगर आपको पता है, हम पढ़ रहे फेनोमेनोलॉजी, डेली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल, तो रेवोल्यूशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। नॉलेज पावर सोसाइटी जो है उसमें सर्विलेंस आती है, डिस्कोर्स नॉलेज पावर जो हमने पढ़ा है मिचेल फूको का, उसमें कॉन्सेप्ट है पैनोप्टिकॉन। पैनोप्टिकॉन मीन्स सर्विलेंस। सो द राइट आंसर इज सस्पेंशन ऑफ द जजमेंट। आपने कोई जजमेंट किया, फिर उसके बाद आप इसको सस्पेंड कर रहे हो, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं दैट वी शुड सस्पेंड द प्री कंसीव्ड नोशंस। आपको लोगों के बारे में कोई ख्याल है, जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल साउथ के लोग हैं वो सारे काले हैं, इट्स अ प्री कंसीव्ड नोशन। इस चीज़ को आपने सस्पेंड करना है, तो इसी को बोलते हैं फेनोमेनोलॉजी में इपक। सो इपक मीन्स सस्पेंशन ऑफ ए जजमेंट, ठीक है। सो वी शुड स्टडी द एक्सपीरियंसेस विदाउट प्री कंसीव्ड नोशंस। आपको दिमाग में पहले ही कोई भी चीज़ नहीं रखनी है कि ये चीज़ ऐसी होगी, वो चीज़ वैसी होगी, नहीं। यू गो फॉर द अंडरस्टैंडिंग, यू गो फॉर द इंटरप्रिटेशन, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, जो आपको दिखेगा उस चीज़ को आप डिस्क्राइब करो, ना कि दिमाग में पहले ही कुछ चीज़ें रखो कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। सो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फेनोमेनोलॉजी में इपक, दैट मीन्स सस्पेंशन ऑफ प्री कंसीव्ड जजमेंट्स, ठीक है। ओके, फेनोमेनोलॉजी इज कैटेगराइज्ड एज, फेनोमेनोलॉजी क्या है? स्ट्रक्चरलिस्ट तो नहीं है, फंक्शनलिस्ट भी नहीं है, पॉजिटिविस्ट भी नहीं है। कब से मैं बोल रहा हूँ? सुबह से। दैट इज अ ब्रांच ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी। हम ये टेस्ट सीरीज जो है ना, ये टेस्ट नंबर 4, ये बना ही है किसके? इंटरप्रिटेटिव, इंटरैक्शनिज्म, ये वाली थीम्स पे, ठीक है। अल्फ्रेड शूट्स क्रिटिक्ड वेबर फॉर लैकिंग अटेंशन टू। शूट्स ने वेबर को क्रिटिसाइज किया। किस चीज़ को लेके क्रिटिसाइज किया? कि उसका जो अटेंशन है वो नहीं जा रहा है किस चीज़ की तरफ। मतलब वेबर ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस की है, जिसके लिए अल्फ्रेड शूट्स ने उसको क्या किया? उसको क्रिटिसाइज किया कि वेबर जो है, ही इज़ नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को वेबर ने अच्छे से एड्रेस नहीं किया। उसका था इंटरप्रेटिव, वो अंडरस्टैंडिंग पे जोर दे रहा था, लेकिन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल जो है, इस चीज़ पे उसने कम ही जोर दिया। सो दैट्स वाई शूट्स जो है, ही क्रिटिसाइज्ड वेबर दैट ही लैक्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, क्योंकि फेनोमेनोलॉजी का मेन मकसद है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को जानना, इसीलिए तो फेनोमेनोलॉजी आई। सो दैट इज़ वाई जो शूट्स की स्ट्रेंथ थी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को पढ़ना, वो वेबर ने मिस की, इसलिए उसको क्रिटिसाइज किया, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फेनोमेनोलॉजी? सो व्हाट इज फेनोमेनोलॉजी? कॉन्फ्लिक्ट इज की बिल्कुल भी नहीं है। मैक्रो लेवल, मैक्रो तो नहीं है, माइक्रो है। नॉर्म्स डिक्टेड बिहेवियर नहीं, डेली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो मेन थीम ऑफ द फेनोमेनोलॉजी इज अंडरस्टैंडिंग कॉन्शियसनेस, ना कि अनकॉन्शियस। जहाँ पे अनकॉन्शियस आएगा वो फेनोमेनोलॉजी नहीं है। फेनोमेनोलॉजी इज समथिंग विच इज कॉन्शियस, विच डील्स विद सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, एथनोमेथोडोलॉजी पे हु इज द फाउंडर? हेरोल्ड गारफिंकल, बी इज द राइट आंसर। अच्छा, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, देखो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है मुझे लगता है कि आप में से जो मैक्सिमम लोग हैं जो मास्टर्स इन सोशियोलॉजी वगैरह हो गए, दीज कॉन्सेप्ट्स में बी ऑल टुगेदर न्यू फॉर देम। जैसे इपक है, जैसे टिपिफिकेशन है, दे माइट नॉट हैव हर्ड अबाउट दीज थिंग्स। सो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट जो है एम्स टू, ये करवाया था हेरोल्ड गारफिंकल ने, एथनोमेथोडोलॉजी का पार्ट है, याद रखो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो इट एम्स टू, ब्रीच का मतलब है, देखो लिटरल मीनिंग है ब्रीच का वायलेट, मतलब जो चल रहा है ना उसको वायलेट करो, उसको ब्रीच करो। अब देखो, रीइंफोर्स नॉर्म्स बिल्कुल भी नहीं है। डिसरप्ट एवरीडे रूटीन्स रिवील नॉर्म्स, ये राइट आंसर है। एनफोर्स डिवियंस बिल्कुल भी नहीं है, डिवियंस के साथ कोई लेना देना नहीं है, एथनोमेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं। डिवियंस के साथ आएगा आपका रॉबर्ट मर्टन साहब, एल्बर्ट कोहन, डेविड मार्जा, क्लोवर्ड एंड ओहलेंस, वो सारे डिवियंस के साथ डील करते हैं। मेजर ओबीडियंस नहीं, ओबीडियंस के साथ भी डील नहीं करता ये। सो द राइट आंसर इज डिसरप्ट एवरीडे रूटीन्स टू रिवील नॉर्म्स। मतलब हेरोल्ड गारफिंकल ने क्या करवाया कि जो सोसाइटी में आम चीज़ें चलती है उनको डिसरप्ट करा। ऐसा एक्सपेरिमेंट करवाया कि जो चल रहा है ना सोसाइटी में उसको डिसरप्ट किया, फिर देखा लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा। जैसे पब्लिक प्लेस पे इसने कुछ ऐसे काम करवाए जिसकी वजह से दैट डिसरप्टेड द एवरीडे रूटीन्स, फिर देखा कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, आपको कोई ग्रीट कर रहा है, कोई सलाम नमस्ते ऐसे कर रहा है, आप उसका जवाब मत दो, दिस इज कॉल्ड ब्रीचिंग। यूजुअली क्या होता है कि जब भी आपको कोई ग्रीट करेगा आपने उसको आंसर करना है। अगर उसने कहा गुड मॉर्निंग, आप भी कहोगे गुड मॉर्निंग। आप एक काम करो, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, क्लोज, नियर डियर आपको जो है वो ग्रीट कर रहा है और आप आंसर मत करो, दैट मीन्स नाउ यू आर डिसरप्टिंग द एवरीडे रूटीन्स। आपने एवरीडे रूटीन, ग्रीटिंग इज एन एवरीडे रूटीन, इसको आपने डिसरप्ट किया। अब देखो उसका रिएक्शन कैसा रहेगा, अब आपको नॉर्म्स पता चलेगी वो आपको क्या बोलेगा, ठीक है। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, अकाउंट्स इन एथनोमेथोडोलॉजी, व्हाट इज अकाउंट्स? ये वो अकाउंट नहीं है जो हमारे बैंक में होता है। सो नीदर इट इज़ फिस्कल रिकॉर्ड्स में, मैं क्वेश्चन नंबर ये डिस्कस कर रहा हूँ 30। फिस्कल रिकॉर्ड्स भी नहीं है, साइंटिफिक मॉडल्स भी नहीं है, जस्टिफिकेशंस और एक्सप्लेनेशंस ऑफ एक्शंस, मतलब जो लोग काम करते हैं, जो लोग एक्शंस करते हैं, लोग उसको जस्टिफाई करते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। जुडिशियल डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं है। चूज द ऑड वन आउट, द राइट आंसर इज जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्शंस। मतलब कोई बच्चा है वो लेट आ गया घर, तो घर वाले उसको पूछते हैं तो वो जस्टिफाई करेगा, एक्सप्लेन करेगा कि वो उसको लेट क्यों हुआ। तो इसी तरह से एथनोमेथोडोलॉजी में जो जस्टिफिकेशन लोग देते हैं फॉर देयर एक्शन, दे आर कॉल्ड अकाउंट्स। ये वो बैंक वाला अकाउंट नहीं है ना, नीदर ये वो फाइनेंस अकाउंट वाली चीज़ है, ठीक है। ओके, इंडेक्सिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए हैं कि दे आर ऑल टुगेदर यू कैन से अनकन्वेंशनल सोशियोलॉजी, दिस इज पोस्ट मॉडर्न, यू कैन से पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट सोशियोलॉजी, ठीक है, एंड ब्रिंगिंग न्यू डायमेंशंस, न्यू पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। तो इसी तरह से इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करें। सो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि बहुत ही मुझे लगता है नॉमिनल चार्जेस पे आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, कुछ हज़ार 1500 रुपये में मिल रही है। सो वी हैव 16 टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, 16 सेक्शनल टेस्ट, वी हैव 6 फुल लेंथ टेस्ट। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, रजिस्टर कीजिए, आपको ये सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि हाउ इफ़ेक्टिव एंड हाउ फ्रूटफुल these test series can be
for your 10+2 lecturer sociology एग्जाम. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 इसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं. कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मीनिंग. इंडेक्सिकलिटी का मतलब है कि पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग को देखना. इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़, आपने सुना है वर्ड इंडेक्स. फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड. फेस से इंडेक्स के बारे में पता चलता है, सॉरी फेस से माइंड के बारे में पता चलता है. दैट्स कॉल्ड फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड. तो कोई चीज़ जो किसी और चीज़ को सिग्निफाई करता है उसको बोलते हैं इंडेक्स. सो इंडेक्स किसी और चीज़ को दिखाता है, देयरफॉर इट कांट बी द फिक्स्ड मीनिंग, इट कांट बी द इटर्नल ट्रूथ, इट कांट बी द यूनिवर्सल लैंग्वेज. तो इंडेक्सिकलिटी का मतलब है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मीनिंग. डियर स्टूडेंट्स, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म. कल्चरल रिलेटिविज्म आज ही मैं पढ़ा के आ गया आपके 10+2 लेक्चर सोशियोलॉजी में, जब मैं पढ़ा रहा था एथनोग्राफी. एथनोग्राफी में 2 डिविजन्स हैं. वन इज कॉल्ड फंक्शनल एथनोग्राफी जो मेलानोव्स्की की है, ब्रानिस्लो मेलानोव्स्की, और दूसरी जो है उसको बोलते हैं इंटरप्रेटिव एथनोग्राफी जो क्लिफर्ड गर्ट्स की है. सो दोनों जो है वो बोलते हैं कि आपने किसी भी कल्चर को अपने कल्चर के हिसाब से नहीं देखना है. whenever you are going to understand any culture, try to understand that culture in its particular context. उस कल्चर को उसी कॉन्टेक्स्ट में समझो, उस चीज़ को बोलते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म. यू शुड नॉट गो फॉर एथनोसेंट्रिक बायस. एथनोसेंट्रिज्म मतलब दूसरे कल्चर को अपने नज़र से देखना. नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है. जो अच्छा सोशियोलॉजिस्ट होता है वो दूसरे कल्चर को उसी कल्चर के नज़रिए से देखता है. So that is why, that is the same thing which ethnomethodology uses. That ethnomethodology tries to understand day-to-day interactions in a context dependent meaning. कि उस context में, जिस context में वो action हुई है, उस context में इस action की क्या meaning है, इस चीज़ को बोलते हैं indexicality. ठीक है dear students. So similarly you can have a look over all these questions. आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 32 से स्टार्ट कीजिए. ठीक है, फिर उसके बाद आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर कीजिए, और इन सब क्वेश्चंस का आंसर करने के बाद आप कमेंट कीजिए कि आपके कितने मार्क्स सही आ रहे हैं. ठीक है, ये देखिए फूकोस आर्कियोलॉजी. ठीक है, ये हो गया डिस्कर्सिव फॉर्मेशन, जिसका कॉन्सेप्ट ये डिस्कर्सिव. इसका कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्कर्सिव. तो ये रूइंस नहीं है, बायोलॉजिकल सोशल इंटीग्रेशन नहीं है. डेरिडा, जैकस डेरिडा, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, हर किसी पे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं. रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ, क्वेश्चन नंबर 44 देख लो. ठीक है, आप देखिए डेरिडा का डेफरेंस बोलते हैं उसको बोलते हैं डेफरेंस. ये 2 चीज़ उसे बना है. आप आंसर कर देना मुझे. एक हो गया ये हो गया डिफरेंस. ठीक है, ये हो गया डिफरेंस. ये देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है. दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिला के बनता है ये वर्ड, इसको बोलते हैं डिफरेंस. डिफरेंस. ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मीनिंग इज फिक्स्ड एंड स्टेबल. दिस इज नॉट द राइट आंसर. लैंग्वेज इज अनएम्बिगुअस. दिस इज नॉट द राइट आंसर. द राइट आंसर मे बी मीनिंग इज कॉन्स्टेंटली डेफर्ड एंड नेवर फुली प्रेजेंट. ये देखो, ये आ गया ना डेफर. तो डिफरेंस प्लस डेफरेंस gives rise to deference. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं. ये देखो पैनॉप्टिसिज्म.
का मतलब क्या है, अभी मैंने ऊपर बोला था सर्विलेंस। सो पैनॉप्टिसिज्म का मतलब मिचेल फूको बोलता है कि आजकल देखो जो सोसाइटीज़ है सर्विलेंस सोसाइटी बन चुकी है, जो आप CCTVs देख रहे हो ना हर जगह पे कि यू आर बीइंग वॉच्ड, आपको हर बार देखा जा रहा है। द वे सर्विलेंस प्रोड्यूसेस सेल्फ डिसिप्लिन एंड सोशल कंट्रोल, दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पैनॉप्टिसिज्म अकॉर्डिंग टू मिचेल फूको. So dear students, I request all of you to kindly like, share, subscribe this video and register for our test series if you want to get benefits out of our initiative. Thank you. Stay safe, stay blessed. God bless you all.